हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। ओके, तो आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास से वो है हमारा लीनियर अलजेब्रा। ओके, लीनियर अलजेब्रा। ओके, तो कोई मुझे बताएगा लीनियर अलजेब्रा के जैम के सिलेबस में या फिर लीनियर अलजेब्रा में हमें पढ़ना क्या क्या है? आई थिंक बेसिकली वेक्टर स्पेस पढ़ना रहेगा और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस okay, and there is rank and inverse, all these things, rank and inverse, elementary operations, right? And reduced forms like echelon form, canonical form, right? All these things. और इसके बाद है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो भी हम देखेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और डिटर्मिनेंट and eigenvalues and eigenvectors okay. Hello, so is my whiteboard visible to you all? Yes ma'am. Okay, तो इसके अलावा कोई और टॉपिक है? अगर कुछ है तो मुझे ऐड ऑन करा दो, क्योंकि मुझे अभी इतने याद आ रहे हैं। लाइक इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, ऑर्थोगोनैलिटी, ये भी है क्या? मैम एक बार पूरा टॉपिक बोल देना। वेक्टर स्पेसेस विद रियल फील्ड। हाँ, मतलब वो रियल फील्ड पे काम करना है, इसलिए दे रखा है। हाँ, सब स्पेसेस एंड द सम ऑफ सब स्पेसेस। हाँ, ये सब वेक्टर स्पेसेस के अंडर ही आएगा। स्पैन ऑफ सेट्स, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, डायमेंशन एंड बेसिस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। या वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस शुरू हो गया यहाँ से। या उसके बाद Hermitian matrices, orthogonal and unitary matrices, idempotent and nilpotent matrix definitions, properties and application of determinants, evaluation of determinants using transformation, determinants of product of matrices, singular and non-singular matrices and their properties, trace of a matrix, adjoint and inverse of a matrix, and related properties. Like eigenvalues and eigenvectors. This was the last topic, I think. हाँ. And except these, like this is the all things that we have to study in linear algebra in our course. Okay, for JAM portion only. Like if you are going to prepare for GATE, all these exams, तो वहाँ पर 2-3 टॉपिक एडिशनल और हो जाते हैं। वहाँ पर अगर तुम गेट के लिए पढ़ोगे तो तुम्हें जैम के सिलेबस के अलावा 2-3 टॉपिक और पढ़ने पड़ेंगे। वो होते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस और ऑर्थोगोनैलिटी, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थोगोनैलिटी, एंड एक टॉपिक और आपने पढ़ा होगा जब आप अपनी ग्रेजुएशन में होंगे, वो था क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, राइट? हेलो हेलो। तो अगर आप जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका सिलेबस ये है, लेकिन इन एडिशन अगर आपको गेट का भी देखना है तो बस आपको ये 2 चीजें हैं जो एडिशन में पढ़नी है। बाकी तो लगभग जैम के सिलेबस से लगभग सेम ही है वो, ठीक है। लेवल चेंज हो जाता है थोड़ा क्वेश्चंस का, बाकी तो सारा सेम ही है। ओके, तो अभी हम एक एक करके ये सारी चीजें कवर करेंगे। वेक्टर स्पेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, लीनियर इक्वेशंस, डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। ओके, तो ये अभी हम रहने देते हैं, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेसेस से। ओके, तो सबको फॉर्मेट समझ में आया कि हम लीनियर अलजेब्रास में किस फॉर्मेट में जाएंगे? पहले हम वेक्टर स्पेस कवर करेंगे, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, फिर रैंक, उसके बाद रिड्यूस्ड फॉर्म्स वगैरह उसके साथ रैंक के साथ ही देखेंगे, उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन डिटरमिनेंट, और उसके बाद आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा फॉर लीनियर अलजेब्रा कोर्स। ओके, फॉर दिस यूनिट द फॉर्मेट विल बी दिस। अंडरस्टूड? अरे हाँ ना तो बोल दो। Yes, ma'am. ओके, तो हम शुरू करेंगे अब वेक्टर स्पेस से। ओके, तो वेक्टर स्पेसेस,
सो वेक्टर स्पेसेस में पहली चीज आती है हमारे पास दैट वेक्टर। अगर हम बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज अ वेक्टर? कोई बताएगा वेक्टर क्या होता है? In terms of physics. Yeah, you can define it as it is a term of physics। और फिजिक्स में ये किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? Which have both magnitude and direction. या फिजिक्स में वो ऐसी क्वांटिटीज जो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें पजेस करती हैं, उनको हम बोलते हैं वेक्टर। ओके, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, तो जैसे फोर्स हो गया। ओके, अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो एक क्वांटिटी होती है फोर्स की, जिस क्वांटिटी से हम फोर्स लगा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, वेदर हम चाहे राइट में लगा रहे हो या फिर लेफ्ट में लगा रहे हो, उसकी एक डायरेक्शन है, फोर्स का एक डायरेक्शन है और एक फोर्स का एक मैग्नीट्यूड है। ओके, तो फोर्स मेरा क्या हो गया? फोर्स एक, अगर मैं फोर्स को डिफाइन करूं तो ये मेरा वेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी एक मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या वेक्टर फॉर्म करेगा या नहीं? टेम्परेचर वेक्टर है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड तो है कि हमें पता है, हम मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर कि कितना जा रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, वी कैन मेजर इट। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम नहीं बोलेंगे कि ये वेक्टर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में से कौन सा वेक्टर है? वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी जो क्वांटिटी है इसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में है और इसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि जो कोई पर्टिकुलर व्हीकल है वो एक मैग्नीट्यूड, वो इतनी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, हम सिर्फ ये बोलते हैं उस टाइम पे। ठीक, तो अभी मेरे पास वेक्टर अगर हमने फिजिक्स के टर्म में डिफाइन किया, तो वो क्वांटिटीज जो जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और जिनका डायरेक्शन भी हो, उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स बोलते हैं। बेसिकली वो क्वांटिटीज जिनको हम एरोज से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उनकी एक पर्टिकुलर लेंथ हो। ठीक है, तो वो हो जाती है मेरी वेक्टर। अभी अगर मैं इसको दूसरे टर्म्स में डिफाइन करूं, तो हम ये बोल सकते हैं दैट एन ऑर्डर्ड n tuple of real numbers। okay, an ordered n tuple of real numbers, let's say if I write it like this is a list of numbers। मैंने अपने w को एक list of n numbers में डिफाइन कर दिया, which is w1 w2 to wn। अब ये क्या है? ये एक ऑर्डर n टपल का सेट है रियल नंबर्स का। ठीक है, इसमें n wn मेरे पास एलिमेंट्स हैं। अब ये क्या है? ये है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ये मेरा क्या हो गया? इसको हम वेक्टर बोलते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स को वेक्टर बोलते हैं। और या तो आप इसको लीनियर एरे भी बोल सकते हो, लीनियर एरे। अंडरस्टूड? इतनी बात सबको समझ में आई? ओके, अब बताओ नल वेक्टर क्या होता है? एक होता है हमारे पास नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। मतलब कोई भी वेक्टर हो, अगर वो वेक्टर है तो आप उसको नीचे ऐसे करके कर सकते हैं, तो हम स्पेसिफाई कर लेंगे कि एक कोई रियल नंबर नहीं है, ये वेक्टर है। ठीक है, थोड़ा नोटेशन है बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो अगर मुझे नल वेक्टर डोनेट करना नोट करना हो, तो नल वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं? जिसके सारे नंबर्स 0 होंगे। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? नल वेक्टर। लाइक दिस, ऑल द एलिमेंट्स इन द वेक्टर आर 0, देन इट इज माय नल वेक्टर। राइट, इसी तरीके से आपने स्टैंडर्ड वेक्टर्स देखे होंगे, जैसे कि E1। E1 कौन सा वेक्टर होता है? E1 होगा, E2 हो गया, E3 हो गया। ठीक है, अब ये कौन से वेक्टर्स होते हैं? जिनका ith टर्म 1 हो, बाकी सारे 0 हो। ठीक है, जैसे अगर E1 की बात करी जाए तो इसका फर्स्ट टर्म 1 हो, अगर हम इनको R³ स्पेस पे लिख रहे हैं तो बाकी सारे 0 हो। ठीक है, इसी तरीके से E2 का मतलब है कि इसका सेकेंड टर्म 1 हो, बाकी सारे 0 हो। और E3 का है इसके दो टर्म, लास्ट टर्म जो है थर्ड टर्म 1 हो, बाकी सारे 0 हो। तो EI जो है वो बोलते हैं हमारे यूनिट वेक्टर। क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर। ओके, नाउ EI का मतलब क्या है? जहां पर सिर्फ ith टर्म जो है
वो 1 होगा, बाकी सारे जो टर्म्स हैं वो 0 होंगे, तो वो मेरे हो जाते हैं यूनिट वेक्टर, राइट। गाइस गॉट इट और नॉट? मैम आन क्यों क्या है? वो वेक्टर स्पेस है, वो अभी हम धीरे धीरे करके देखेंगे आगे, अभी हम जस्ट वेक्टर देख रहे थे। वेक्टर स्पेसेस अभी हम आगे डिफाइन करेंगे कि वेक्टर स्पेसेस होता क्या है। ओके, वी आर कमिंग टू दैट। अभी देखो, अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, मान लो मेरे पास यू वेक्टर है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ठीक। मेरे पास वी वेक्टर है जिसके एलिमेंट्स हैं ए डैश बी डैश सी डैश। तो अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन देखना है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन। इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन जो होगा वो क्या होगा? दो वेक्टर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं? ये तो आता होगा सबको। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके। हाँ यार, ये चैट में मत लिखो, चैट मुझे खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बोल दिया करो, ठीक है। अभी मैंने चैट में देखा काफी सारे मैसेजेस हैं, तो बोल दिया करो, चैट नहीं देख पाते हैं जब पढ़ा रहे होते हैं तो, ठीक है। तो अभी वेक्टर एडिशन के लिए अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो वो मेरा हो जाएगा वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अभी ये तो सबको पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं, ए प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश, ठीक है। अभी अगर इसको हम एक फॉर्म में, एक वेक्टर स्पेस में ऐसे देखें, अगर ये मेरा एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो अगर मेरा ए बी सी वेक्टर, लेट्स से ये जेड है, ठीक है। तो ए बी सी वेक्टर मान लो ये है मेरा यू वेक्टर, जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है। ये मेरा यू वेक्टर है। और मेरा वी वेक्टर है जो वो यहाँ है, ये है मेरा वी वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स हैं ए डैश बी डैश सी डैश। हम बात कर रहे हैं इनके एडिशन की, तो इनका जो एडिशन होगा विच इज u प्लस वी, वो वेक्टर जो होगा वो यहाँ होगा u प्लस वी, दो वेक्टर्स का सम, जिसके कंपोनेंट्स होंगे a प्लस ए डैश b प्लस बी डैश c प्लस सी डैश। ओके, और ये क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, राइट। क्या फॉर्म कर रहा है ये? वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर्स का एडिशन जो है वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, राइट। पैरेललोग्राम फॉर्म करता है, गाइस समझ आया? हेलो, ओके। अभी नेक्स्ट चीज देखो, अगर इसी तरीके से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं? अगर मेरे पास u वेक्टर है, मुझे इसमें एक स्केलर का मल्टीप्लाई करना है, कोई एक स्केलर है मेरे पास k, ठीक है। तो अगर मुझे इस वेक्टर u में k का मल्टीप्लाई करना है, दैट वुड बी ku, राइट। तो वो क्या होगा, ka ab kc, ठीक है। ये मेरा जो हो गया वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर अब हम इसको रिप्रेजेंट करें अपने ग्राफ में, तो अगर मेरा ये वेक्टर u है, ठीक है, जो कि था a b c, ठीक। अगर हम इसमें ये u है, k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी k कुछ कोई क्वांटिटी रही होगी, मान लो ये क्वांटिटी k ये है, ठीक है। ये जो है मेरी क्वांटिटी है k की। नाउ दिस विल बी ka kb kc, ओके। तो ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये समझ आया सबको कि जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है तब वेक्टर में क्या चेंज आता है, और जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उस टाइम पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो किस तरीके से शो किया जाता है। ये दोनों चीजें समझ आई? यस मैम। ओके, अब आता है एक चीज आती है, वो होती है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट पढ़ी है पहले कभी? डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है पहले? हेलो, यस यस मैम। ओके, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, अब मुझे ये कौन बताएगा कि डॉट प्रोडक्ट पढ़ा तो सबने है कि मेरे पास दो वेक्टर्स होते हैं u विच इज लेट्स से a1 a2 to an, दूसरा वेक्टर है v विच इज b1 b2 to bn। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा u डॉट v, वो होगा
इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, विच इज लाइक दिस a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, सिमिलरली गोइंग ऑन टू an bn। ठीक, ये जो हो गया वो मेरा हो गया डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये हमें बताता क्या है? अगर हम डॉट प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर्स का निकाल रहे हैं तो ये हमें बता क्या रहा है उसे? इसका मतलब क्या हुआ? अगर u डॉट v सॉल्व करने के पास मेरी कुछ वैल्यू आ गई तो वो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? या राइट ऋषभ, सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट का यही हुआ कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है u डॉट v, वो हमें बताता है that how much of the vector u is pointing in the same direction as v, ठीक है, कि u जो है वो v की सेम डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड से जा रहा है। ठीक है, ठीक, ये मेरा हो गया डॉट प्रोडक्ट का मतलब, यानी कि ये हम देखते हैं मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक, अभी एक चीज और देखिए, अगर u एंड v ये जो दो वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल कब कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल बोल लो या तो आप ये बोल लो 90, या राइट। सो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दैट u एंड v आर ऑर्थोगोनल, और यू कैन से दैट u एंड v वेक्टर्स, ये वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं अगर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब हम बोलेंगे दैट दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। राइट, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर मेरे पास केस बनता है कि अगर u डॉट v इन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। ओके, नाउ अगर u डॉट v ग्रेटर देन 0 है तब क्या केस होगा? वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? 0 है तब हमने बोल दिया कि वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तब क्या केस होगा? और जब डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 है तब क्या केस होगा? जब डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तब हम ये बोल सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है। कैसे डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है, दे वेक्टर्स आर इन सिमिलर डायरेक्शन। ओके, और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 है तब हम बोलेंगे दैट द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये तो एक सिंपल सा कंक्लूजन हो गया कि अगर इक्वल टू 0 है तो हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर है, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है दैट द वेक्टर्स आर इन सिमिलर डायरेक्शन, और अगर डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अभी मुझे एक और चीज बताओ कि जो डॉट प्रोडक्ट है u डॉट u का डॉट प्रोडक्ट u से वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। राइट, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। और ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 कब होगा? डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का खुद से 0 कब होगा? जब इफ एंड ओनली इफ वो वेक्टर खुद ही 0 हो। राइट, अगर वो वेक्टर खुद ही 0 होगा तभी हम बोलेंगे कि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है u डॉट u का खुद से डॉट प्रोडक्ट वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहता है, लेकिन अगर ये डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है इसका मतलब है कि जो वेक्टर है वो 0 ही है। ठीक है, यानी कि अगर 0 वेक्टर होगा तभी मेरा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, यस, ग्रेट। ओके, सो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? मेरे पास सेम दो वेक्टर्स ले लो अपने जो हम पहले लेके चल रहे थे, a1 a2 to an, और b वेक्टर है b1 b2 to bn।
ओके ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, किन्हीं दो वेक्टर्स का डिस्टेंस निकालना, उनका लेंथ निकालना, उनका एंगल निकालना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत काम आती हैं बाद में, क्योंकि शायद इन्हीं चीजों की वजह से हम चूक जाते हैं बीच में क्वेश्चन करने में। ओके तो जब हम दो वेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स u, v, जो डिस्टेंस है वो वेक्टर्स की, वो कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के डिस्टेंस? रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ओके ये किसी ने कमेंट में लिखा है। ओके सो हम इसको निकालेंगे इस तरीके से। आप अगर मैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेके चलूं तो इसकी डिस्टेंस होगी रूट ऑफ a1 माइनस b1 होल स्क्वायर प्लस a2 माइनस b2 होल स्क्वायर गोइंग ऑन टू an माइनस bn होल स्क्वायर, राइट। तो ये मैंने निकाल दी डिस्टेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ओके अभी अगर हम इनको एंड सो ऑन या एंड सो ऑन। ओके सो ऋषभ इज ऑलवेज राइटिंग इन द कमेंट्स, यू कैन स्पीक ऋषभ। ओके सो अगर मुझे इस फॉर्मेट को, यानी कि ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसको वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, लाइक u माइनस v डैश u माइनस v। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स? u माइनस v क्या होगा? u माइनस v क्या होगा? a1 माइनस b1, a2 माइनस b2 गोइंग ऑन टू an माइनस bn। ठीक है ये है मेरा u माइनस v। अभी मैंने क्या बोला कि हमें लिखना है इस फॉर्मेट में, ठीक। तो u माइनस v का ट्रांसपोज और u माइनस v ये क्या है, u माइनस v का ट्रांसपोज है, ठीक है। u माइनस v का ट्रांसपोज है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो वेक्टर्स का इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो है वो u माइनस v का ट्रांसपोज है, u माइनस v वेक्टर मेरा ये है, ठीक है। तो ये अगर ये u माइनस v है और इसका मैं ट्रांसपोज लिखूं, इसका ट्रांसपोज लिखूं तो u माइनस v का ट्रांसपोज आएगा, ये सेम एलिमेंट्स रहेंगे और उसका ट्रांसपोज, और इन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो यही आएगा, राइट। लाइक इट्स लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब। यस ओके गॉट इट। मैम नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? ओके तो u माइनस v ये है, ये समझ में आया u माइनस v कैसे निकाला? यस मैम। ओके अब मुझे बताओ अगर u माइनस v ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? b1 माइनस a1। नो इसका ट्रांसपोज ये कहाँ होगा? ट्रांसपोज होता है कि एलिमेंट्स लाइक अगर ये मेरा वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा 1 क्रॉस n का वेक्टर है, ठीक है, जिसमें एक रो है और n कॉलम्स हैं, तो u माइनस v का जो ट्रांसपोज होगा वो वेक्टर कितने n क्रॉस 1 का होगा। यस मैम। माइनस एक्सचेंज नहीं करते हैं, हम सिर्फ एलिमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं कि अगर रो है तो उसको कॉलम की फॉर्मेट में लिख देंगे, राइट। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होगा या नहीं होगा? यही होगा, राइट। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर्स को, यानी कि एक मेरा वेक्टर है n क्रॉस 1 का और एक मेरा वेक्टर है 1 क्रॉस n का, ठीक है। ठीक तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया ये, और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा ai माइनस बी आई होल स्क्वायर। ये क्या है, मेरी डिस्टेंस है दो वेक्टर्स की, u एंड v के बीच की डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है u और v वेक्टर्स के बीच की, ठीक है। अभी एक तो हो गया, ये हमने दो वेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस निकाल ली। अभी अगर मुझे u वेक्टर की डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से, u वेक्टर है मेरा a1 a2 to an और इसकी मुझे डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो जब हम ओरिजिन से डिस्टेंस चेक करते हैं तो हम उसको बोलते हैं नॉर्म, और यू कैन सी द लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर। ओके जब भी हम नॉर्म बोले या फिर वेक्टर की लेंथ बोले, डिस्टेंस नहीं बोले, लेंथ या नॉर्म की बात करें, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसी भी वेक्टर की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओके
हम ओरिजिन से डिस्टेंस चेक कर रहे हैं उस टाइम पे, ठीक। तो अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस चेक कर रहे हैं, इसका मतलब उस टाइम पे जो नॉर्म हो जाएगी, नॉर्म को हम डिफाइन करते हैं नॉर्म ऑफ यू, इट इज नॉर्म ऑफ यू, यू कैन से द लेंथ ऑफ यू वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ, जो एलिमेंट्स है इसके सारे जीरो हो जाएंगे, वी आई एलिमेंट सारे जीरो हो जाएंगे अगर हम ओरिजिन से चेक कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर गोइंग ऑन टू n स्क्वायर, राइट। क्योंकि अब हम डिस्टेंस जो चेक कर रहे हैं वो चेक कर रहे हैं नॉर्म ऑफ u माइनस 0, जहां पर हम ओरिजिन से चेक कर रहे हैं, दिस इज माय ओरिजिन। हम वेक्टर की लेंथ चेक कर रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ पर ये मेरी नॉर्म आ गई इस तरीके से, ठीक। अब जो प्रॉपर्टीज इसके लिए थी वही इसके लिए रहेंगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म्स ऑफ वेक्टर लाइक u डैश u, u डैश u, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। अभी इसी तरीके से ये क्या है, ये u का u से डॉट प्रोडक्ट है, राइट। डॉट प्रोडक्ट क्या था, डॉट प्रोडक्ट था कि अगर हम u का u से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज a1 a2 टू an का डॉट प्रोडक्ट a1 a2 टू an से लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर टू an स्क्वायर। अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तब यही तो बोला था कि अगर मैं यहाँ पर u का u से डॉट प्रोडक्ट लूं तो वो ये होगा, राइट, टू an स्क्वायर, ठीक। तो इसी तरीके से हमने इसको बोल दिया कि दैट नॉर्म ऑफ u जो है वो रूट u डॉट u के इक्वल है, ओके। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ सिग्मा ai स्क्वायर, ओके, अंडरस्टूड। हेलो, यस, ओके, यस, ओके। अब हम बात करते हैं दो वेक्टर्स के बीच की एंगल की। हमने उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट देख लिया, हमने उनके बीच की डिस्टेंस देख ली, किसी वेक्टर की ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होती है वो भी देख ली। बताओ किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है तो हम कैसे देखेंगे, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लेट्स से u एंड v, ओके। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है वो कैसे पता करेंगे, तो दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो होता है cos थीटा विच इज इक्वल्स टू u डॉट v, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनकी नॉर्म, नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ये होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हैं, जिसको हम ऑल्सो लिख सकते हैं u डॉट v को हम लिख सकते हैं सिग्मा ui vi, ठीक है, अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिखें, और ये हो जाएगा रूट सिग्मा ui स्क्वायर रूट सिग्मा vi स्क्वायर, ठीक, यही तो होगा। यहाँ पर हमने एलिमेंट्स ui vi कर दिए, चाहो तो आप ai vi कर लो, जो बाकी पहले चले आ रहे थे। एंगल समझ में आया कि अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है दैट u डॉट v इज अपॉन नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v, ओके। तो किन्हीं दो एंगल्स के बीच का किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें पता चल गया, ठीक है। अभी एक बात बताओ, ये जो cos थीटा होता है वो किस रेंज के अंदर लाई करता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, किस रेंज के अंदर लाई करती है वैल्यू cos थीटा की, -1 to 1, -1 to 1, ठीक है। cos थीटा हमेशा -1 to 1 के बीच जाएगा। अभी अगर हम ये कर दें दैट मॉड ऑफ cos थीटा जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, राइट। इसका मतलब जो cos स्क्वायर थीटा होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, राइट। cos स्क्वायर थीटा जो होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक, ये हो गया हमारा। अभी देखो, अगर हम u डॉट v इक्वल्स टू 0 बोले कि अगर मेरा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है तब मेरे पास cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और cos थीटा वैल्यू 0 कब होती है, π/2, यानी कि जब थीटा 90 डिग्री होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो मेरी cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अभी वो कंडीशन याद करो, मैंने तुम्हें डॉट प्रोडक्ट में बोला था कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब है दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यू कैन से दैट द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, राइट। तो ये वाली कंडीशन से ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है
कि ये जो है वो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, कि वहां पर जो मैंने डॉट प्रोडक्ट के थ्रू प्रूफ किया था, बोला था दैट u डॉट v अगर u डॉट v 0 के इक्वल है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, वो हमने यहाँ देख भी दिया कि अगर मेरा u डॉट v 0 होता है तो जो cos थीटा होगा वो 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अभी एक चीज और देखो, जब मैंने यहाँ बोला दैट cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, ओके, यहाँ पर ले लो, अगर हम बोल रहे हैं मॉड ऑफ cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, अब cos थीटा क्या है, cos थीटा है मेरा मॉड u डॉट v अपॉन नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v, ओके, विच इज लेस देन इक्वल टू 1, ओके। अभी इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं थोड़ा, नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v, तो क्या कोई मुझे बता सकता है ये कोई इनइक्वालिटी है, ये मुझे कोई एक इनइक्वालिटी दिख रही है, कौन सी इनइक्वालिटी है ये, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़ी है, यस, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़ी है। तो कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है, that dot product of u dot v is less than equal to norm of u norm of v। ये जो है कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये हमारी वेक्टर्स की फॉर्म में है, आपने पहले भी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़ी होगी, तो अगर आप उसको वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो जो कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है वो ये होती है। किसी को समझ में आ रहा है कि कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी मैंने ये कैसे लिख दी, यस यस आ गया, क्योंकि अगर आप वैसे नॉर्मली देखते हो तो हमने शायद स्टैट्स में एससी गुप्ता में शायद पढ़ी है, 6-7 चैप्टर में पढ़ी है शायद, इसमें ये था दैट या सिग्मा ए के बी के का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा ए के होल स्क्वायर एंड सिग्मा बी के होल स्क्वायर, मैंने ऐसे रैंडमली ए के बी के ले दिए हैं, तो यही तो थी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर नॉर्म ऑफ यू को मैंने कैसे लिखा था, नॉर्म ऑफ यू को हमने लिखा था रूट ऑफ सिग्मा ए आई स्क्वायर, नॉर्म ऑफ बी को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ सिग्मा बी आई स्क्वायर, ठीक है, और इसको हमने लिखा था u डॉट वी, u डॉट वी क्या था, सिग्मा ए आई बी आई, तो हम अगर इसका स्क्वायर ले दें, स्क्वायर रूट स्क्वायर कर दें ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये यही तो बन रही है, राइट, यस तो ये क्या करती है, इन एंगल के थ्रू ये हमारी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है वो उसको भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं, अगर मेरा cos थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 है, यहाँ मॉड u डॉट v लग जाएगा, क्योंकि अगर u डॉट v हम मॉड पे ले रहे हैं, ये वैल्यू मॉड ऑफ cos थीटा पे, तो जो डॉट प्रोडक्ट है उस पे मॉड लग जाएगा। अब जो लेंथ है उस पे तो लगेगा नहीं मॉड, क्योंकि वो तो लेंथ है, उस पे ऑलरेडी नॉर्म ऑफ u इज इक्वल्स टू रूट है, तो रूट की वैल्यू बाहर जो आएगी वो कभी निगेटिव तो आएगी नहीं, तो यहाँ पर मॉड लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ पर लगाया है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आ गई। अभी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से मुझे एक और इनइक्वालिटी याद आई, वो होती है मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी, किसी को पता है, मिन्कोव्स्की, और शायद ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से सुना होगा आप लोगों ने, नो नहीं सुनी, कोई बात नहीं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी या फिर मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी इनको इसको बोलते हैं। तो अगर इसमें दो तरीके के दो चीजें आ जाती हैं, पहला कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं तो उस टाइम पे जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होगी वो ये होगी दैट द नॉर्म ऑफ u प्लस v इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v, और इसी ये तो था दो वेक्टर्स के लिए। अभी अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, लेट्स से मेरे पास u v w तीन वेक्टर्स हैं, उस टाइम पे जो मेरी इनइक्वालिटी होगी वो ये होगी दैट नॉर्म ऑफ u माइनस v, ये क्या है, ये हम बार बार जो लगा रहे हैं ना डबल, ये नॉर्म है, हम नॉर्म की बात कर रहे हैं, नॉर्म ऑफ u माइनस v प्लस नॉर्म ऑफ v माइनस w इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ w माइनस u। शायद आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो बस ये थोड़ा याद रख लो, वैसे शायद यूज ना हो आपके सिलेबस में, ओके।
ओके गाइज, यस, हाँ ये तो कॉम्प्लेक्स में भी होती है ओके, अब आते हैं अपने वेक्टर स्पेसेस पर। ओके, तो वेक्टर स्पेसेस को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके कुछ एक्सियोम्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। कि अगर मेरे पास V कोई एक नन एम्प्टी सेट है, नन एम्प्टी सेट है जो जिसके टू ऑपरेशंस हैं, दो ऑपरेशंस हैं, लाइक वेक्टर एडिशन है, जो दो ऑपरेशंस हैं वो है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो वेक्टर एडिशन जो है वो इस तरीके से है कि अगर मेरे पास U और V दो वेक्टर्स हैं जो कि वेक्टर स्पेस V में लाई कर रहे हैं, तो इनका जो सम है U प्लस V वो भी वेक्टर स्पेस V में लाई करे। ठीक, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में था कि अगर U वेक्टर जो वेक्टर स्पेस V में है और कोई एक स्केलर है K जो कि फील्ड है, ये क्या है यहाँ पर, फील्ड ऑफ स्केलर्स। हमें अभी फील्ड पर भी आएंगे वेक्टर्स के बाद, पहले वेक्टर स्पेसेस देख लेते हैं। ये क्या है, फील्ड ऑफ स्केलर्स। तो अगर किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई फील्ड से किया जाए तो उसका के यू जो होगा वो भी वेक्टर स्पेस V के अंडर लाई करेगा। ठीक है, तो ये तो था वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये जो दो ऑपरेशंस हैं उन पे डिफाइन किया जाता है। तो अगर हम बोलें कि जो V है, V is called a vector space over the field K if it satisfies following axioms। ठीक, अब एक एक करके वो एक्सियोम्स देख लेते हैं कि वो एक्सियोम्स हैं क्या। तो जब हमने बात करी एक्सियोम्स की, ठीक, तो हम पहले लेते हैं कि मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं U V W विच बिलोंग टू वेक्टर स्पेस V, और ठीक कुछ स्केलर्स ले लेते हैं, लेट्स से A B K, these are the scalars which belong to the field of scalars। ओके, नाउ पहला एक्सियोम हम डिफाइन करते हैं, लेट्स से A1 which is that U plus V plus W is equals to U plus V plus W। ये किसकी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी। क्या है, एसोसिएटिविटी। जो वेक्टर एडिशन होता है वो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेकंड ये है दैट जीरो वेक्टर बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस V सच दैट U plus 0 equals to 0 plus U equals to U। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है दैट फॉर ईच U, फॉर ईच वेक्टर U which is belonging to the vector space V, हर वेक्टर U का जो कि वेक्टर स्पेस V में लाई कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर होगा माइनस U, जो कि वेक्टर स्पेस V में होगा सच दैट U plus minus U is equal to 0, और यू कैन से माइनस U plus U is equals to 0। ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव्स, और या फिर इसको आप एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो सेड टू बी एडिटिव इनवर्स। ओके, अभी बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी A4 which is that U plus V is equals to V plus U, जो कि किसकी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी। ठीक, the next property let's define it as M1 which is K U plus V is equals to KU plus KV, जहां पर U और V वो मेरा वेक्टर स्पेस V से है, जो K है वो मेरा फील्ड से है। ठीक है, फील्ड से है। Similarly, what is this property? This property is said to be the like distribution of scalar multiplication over addition in the V। ओके, यानी कि दो वेक्टर्स के एडिशन पर K जो है वो स्केलर है, उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम दो स्केलर्स का एडिशन है मेरे पास A प्लस B और उनके करस्पॉन्डिंग हम U वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन करें, यहाँ पर ये दो स्केलर है, ये वेक्टर है, यहाँ ये दोनों वेक्टर है और ये स्केलर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा AU plus BU। ओके, now let's write third property which is ABU is equals to ABU, जिसको हम बोलते हैं associativity। ओके, and M4 is 1U equals to U where 1 belong to the scalars and this is said to be the property of unity, property of unity। ओके, अब मैंने ये इस तरीके से क्यों लिखे हैं A1 A2 A3 A4 M1 M2 M3 M4,
शुरुआत की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो वेक्टर एडिशन के करेस्पॉन्डिंग है, और लास्ट की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो मेरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के करेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, हेलो, यस मैम। ओके। तो शुरुआत की 4 प्रॉपर्टीज में क्या है, हम स्केलर वेक्टर एडिशन के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो एसोसिएटिव है, वहां पर जीरो जो वेक्टर है वो बिलोंग करता है एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो। हर वेक्टर का नेगेटिव भी उसी वेक्टर स्पेस में लाई करेगा। ठीक है, और कॉम्यूटेटिविटी होती है, वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करता है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर ओवर द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर स्पेसेस, और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर ओवर द एडिशन ऑफ 2 स्केलर्स। ठीक, इसी तरीके से मल्टीप्लिसिटी में एसोसिएटिविटी भी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी। ओके, ये जो होते हैं ये है मेरे पास वेक्टर स्पेस के एक्सियोम्स। ठीक, ये हो गया मेरे पास वेक्टर स्पेस के एक्सियोम्स। अभी इन वेक्टर स्पेस के एक्सियोम्स को आप लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो वेक्टर स्पेस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज लीनियर स्पेस। वेक्टर स्पेस के इन एक्सियोम्स में किसी को कोई दिक्कत, कोई एक्सियोम ना समझ में आया हो? नो मैम। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फील्ड्स, क्योंकि वेक्टर स्पेस किस पे डिफाइन करते हैं हम हमें हर बार बोलते हैं कि वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड के। ठीक है, हम ये जो वेक्टर स्पेसेस हमने डिफाइन करे हैं ये भी हमने ओवर द फील्ड के ही डिफाइन करे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फील्ड की भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि कौन से एक्सियोम्स जो हैं वो फील्ड सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो फील्ड्स के लिए क्या है मेरे पास, वो देखिए कि मान लो हमारे पास जेड एक्स वाई, लाइक एक्स वाई जेड, ये जो है हमारे पास वो फील्ड के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक, कोई भी है जेड एक्स वाई जो कि ये जो है सेट ऑफ फील्ड्स उसमें फील्ड है उस पर लाई कर रहे हैं, तो इनके जो एक्सियोम्स होंगे वो ये होंगे दैट x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये क्या हुई, कॉम्यूटेटिविटी, राइट। वेक्टर लाइक फील्ड्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, सिमिलरली फील्ड्स का एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, इट इज सेइंग इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। ओके, now third property is that there is a unique element 0 which belong to the field such that x plus 0 is equals to 0। ये क्या है, existence of 0, या फिर आप बोले ये क्या है, न्यूट्रल एलिमेंट लाइक x, न्यूट्रल एलिमेंट, क्योंकि इसके एडिशन से मेरे वेक्टर पे, मेरे स्केलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल एलिमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हर x के लिए एक यूनिक एलिमेंट होता है, यानी कि अगर ये मेरा x है जो कि k में है, तो माइनस एक्स जो होगा वो भी k में होगा, जो कि इसको न्यूट्रलाइज करेगा, x प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है x का एडिटिव इनवर्स है माइनस एक्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में भी ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। सिक्स्थ, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है। ओके, एसोसिएटिव भी होता है, और इसमें न्यूट्रल एलिमेंट भी होता है, 1 डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये क्या है, न्यूट्रल एलिमेंट। ओके, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है विच इज x इंटू एक्स इनवर्स इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर कोई वेक्टर है x जो कि k में है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 बाय x जो कि k में होगा, यानी कि जब इन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करें तो मेरा इक्वल टू 1 आ जाए। ठीक है, यानी कि अगर 4 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 बाय 4, कि इनका मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाइन्थ प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यानी कि वेक्टर जो फील्ड्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं, एक्स जेड। ओके, अभी देखो शुरुआत की 4 प्रॉपर्टीज क्या हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में है, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, न्यूट्रल एलिमेंट, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो एडिशन
मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, न्यूट्रल एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लाइक सेम है ना चारों, मतलब प्रॉपर्टीज तो सेम ही है, बस एक वेक्टर पे एडिशन पे है, सॉरी फील्ड्स के एडिशन पे है और दूसरा फील्ड्स के मल्टीप्लिकेशन पे है, ठीक है। और ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी है, ठीक। अभी देखते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो कोई भी फील्ड को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सारे एक्सियोम्स चेक करने होते हैं। तो जो एक्सियोम अगर मेरे ये सारे एक्सियोम सेटिस्फाई कर गए तो वो जो है, वो जो सेट होगा वो फील्ड जनरेट कर लेगा, वो जो सेट है वो फील्ड कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फील्ड है? क्या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा देता है? नो नो, क्यों नहीं कर, कौन कौन सी नहीं कराता? एडिटिव इनवर्स इसमें लाई नहीं करता ना, एडिटिव इनवर्स नहीं होगा, और उसमें न्यूट्रल एलिमेंट भी नहीं होगा। हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जीरो बिलोंग नहीं करेगा, राइट। हाँ, हाँ। और उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं होगा, 1/x, राइट। यस, राइट। सो हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर थर्ड, फोर्थ और 8 एक्सियोम्स हैं, ये वाले एक्सियोम सेटिस्फाई नहीं करा रहा, तो हम इसको फील्ड नहीं बोल सकते, ठीक। अभी अगर इसी तरीके से हम ले लें सेट ऑफ इंटीजर्स, ले लें, क्या सेट ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई करेगा? लाइक बाकी सारे एक्सियोम तो हमने चेक कर लिए, 3, 4, 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ये? नो। वाई? कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स? न्यूट्रल एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं लाइक करेगा। नो, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। ओके, तो देखो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। अब हम बोल रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, वी आर टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। तो सेट ऑफ इंटीजर्स बाकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेगा, उसमें जीरो एलिमेंट भी होगा, राइट। उसमें जो फोर्थ था एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव वाले एलिमेंट्स भी होंगे, तो ये भी सेटिस्फाई करा जाएगा। इसमें बस 8 प्रॉपर्टी जो है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नहीं होगा, किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, इसलिए हम सेट ऑफ इंटीजर्स को फील्ड नहीं बोल सकते, ओके। अंडरस्टूड? यस, ओके। यस मैम। ओके, अब कुछ नोट पॉइंट्स है वो देखो। नोट पॉइंट्स है, पहला है दैट एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ एक्सेप्ट वन फील्ड। और वो एक फील्ड कौन सा है? लाइक हर फील्ड, अगर वो फील्ड है तो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा खुद पर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ले लूं कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स पर, वेयर कॉम्प्लेक्स इज अ वेक्टर स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स इज अ फील्ड, ओके। तो वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स ऑन कॉम्प्लेक्स फील्ड फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, ओके। सिमिलरली सेट ऑफ रियल्स ऑन फील्ड ऑफ रियल्स फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, ओके। इसी तरीके से अगर मैं सेट ऑफ रेशनल्स और सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूं, क्या ये हमने बोला है एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, तो क्या ये दोनों भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे? रेशनल वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं? करेगा। क्यों करेगा? उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि क्या रेशनल फील्ड है, क्योंकि हमने बोला है कि अगर वो फील्ड हो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ओके, ठीक। तो एवरी फील्ड, अगर वो फील्ड है, कॉम्प्लेक्स अगर फील्ड है, रियल अगर फील्ड है, तो वो खुद पर वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर की जेड पर फील्ड वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं, तो ये जेड तो फील्ड ही नहीं है। हमने अभी देखा कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो जेड होता है वो फील्ड ही नहीं है, तो अगर वो फील्ड ही नहीं है तो वेक्टर स्पेस भी फॉर्म नहीं करेगा, राइट। अंडरस्टूड?
यस मैम। ओके, अभी दूसरी प्रॉपर्टी देखो। दूसरी प्रॉपर्टी है दैट सेकंड थिंग इज दैट एवरी फील्ड is a vector space over its subfield. Okay, every field is a vector space over its subfield. Okay, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हर फील्ड अपने सब फील्ड पर वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें दैट नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, set of integers is the subset of rationals, and rationals is the subset of reals, and reals is the subset of complex, right? Yes. Right or not? Yes ma'am. Right, so now इससे आप देख के बता सकते हो कि आपको पता, अब यहाँ से देखकर पता चल गया कि कौन किसका सबसेट है। ठीक है, तो जो सा जिसका सबसेट है, अब यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि कौन सा किस पे वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट सब फील्ड। हर फील्ड अपने सब फील्ड पर वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो अगर आपको ये पता करना हो तो आप इस रिलेशन को यूज करिए और आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा। ठीक, ओके, अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस के। तो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल स्पेस की, पॉलिनोमियल स्पेस, क्या पॉलिनोमियल स्पेस जो होता है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है? Like polynomial, I am saying there is any polynomial which is a0, a1t, a2t square, and similarly going on to as t's power s. Okay, this is my polynomial where s is some 1 to like something. Okay. This is the set of all polynomials. I have considered this as the set of all polynomials. तो अब आप ये चेक करके बताओ, सारे एक्सियोम्स चेक करके कि क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, हाँ नहीं करेगा। तो वो चेक करने के लिए आप बेसिक 3 कंडीशन चेक कर लो, वेक्टर स्पेस ये फॉर्म करेगा या नहीं, कि क्या ये वेक्टर एडिशन फॉर्म सेटिस्फाई करा रहा है या नहीं, क्या इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा या नहीं, ठीक है, क्या इसमें जीरो पॉलिनोमियल लाई करता है या नहीं। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये 3 मेरी मेजर कंडीशंस हैं। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो हम बोल देंगे कि जो हाँ ये जो है मेरा वेक्टर स्पेस है, और इस स्पेस को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल स्पेस। ओके, तो अगर वेक्टर एडिशन की बात करें तो क्या ये यहाँ पर पॉसिबल है? क्या हम पॉलिनोमियल्स के 2 पॉलिनोमियल्स को ऐड कर सकते हैं? कोई अगर मैं 2 पॉलिनोमियल दे दूं वो ऐड हो सकते हैं? यस मैम। यस मैम। यस, दे कैन बी एडेड, तो वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई कर जाएगा। किन्हीं पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस मैम। यस, जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है या नहीं? यस मैम। अगर मैं सारे कोफिशिएंट्स जीरो कर दूं, सारे ai जीरो कर दूं, इसका मतलब है जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ दिस ऑल पॉलिनोमियल्स, यहाँ पर s इज इक्वल्स टू 1 2 इज गोइंग ऑन, लाइक ये चलता जा रहा है, सारे पॉलिनोमियल्स का स्पेस ले लिया। ठीक है, तो ये जो होगा वो मेरा पॉलिनोमियल स्पेस फॉर्म करेगा, क्योंकि ये सारी एक्सियोम्स को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ये मेरा वेक्टर स्पेस है, लाइक a0, a1x, a2x square, यहाँ पर ai belongs to r. ओके, नाउ मैंने लेट्स से 2 पॉलिनोमियल्स दे दिए which is px, p dash x, 2 पॉलिनोमियल्स ले लिए। एक है भी ले लो 1x x square, और दूसरा है 2x minus x square। ओके, तो अभी ये बताओ क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा यहाँ पर, अगर मैंने ये 2 पॉलिनोमियल्स लिए हैं तो? इस वाले केस में s जो है वो गोइंग ऑन था, यानी कि इंफिनिटी तक जा रहा है वो। ठीक है, हमने सारे पॉलिनोमियल्स कंसीडर कर लिए हैं, मैंने कोई एक पर्टिकुलर n डिग्री का पॉलिनोमियल इस तरीके से डिफाइन नहीं किया है। यहाँ s इज इक्वल्स टू 1 2 2 गोइंग ऑन, राइट। ये एक इनफाइनाइट डायमेंशन, इनफाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल है जो कि चलता जाएगा। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर चीज डिफाइन नहीं करी है कि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है या फिर ये s डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक रेस्ट्रिक्शन दी है कि ये मेरा 2 डिग्री पॉलिनोमियल है।
क्या ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा? करेगा मैम। कैसे करेगा? मैम नहीं करेगा। नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन में डिग्री उसका बढ़ जाए। नहीं। मल्टीप्लिकेशन चेक करने की बारी आएगी नहीं, ये वेक्टर एडिशन पे एडिशन फेल कर नहीं, जाएगा। एडिशन नहीं, एडिशन एडिशन पे ही नहीं। फेल कर जाएगा। कैसे? अगर मैं इन दो पॉलिनोमियल्स का सम करूं तो क्या आएगा? 3 प्लस 2x, राइट? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, यस मैम। और मेरा वेक्टर स्पेस क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री। तो ये क्या है? इनका एडिशन आया पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री। ये तो वेक्टर स्पेस में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, राइट? यस मैम। तो यहां से क्या फॉर्म हुआ कि ये जो है वो मेरा वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एट एग्जैक्टली एन वेक्टर स्पेस विल नॉट बी फॉर्म्ड। ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली एन पर, अगर मेरे पास एन डिग्री पॉलिनोमियल है, एग्जैक्टली एन पर जो वेक्टर स्पेस है वो फॉर्म ना करे। ओके, विल नॉट बी फॉर्म्ड, क्योंकि अगर इसमें कोफिशिएंट दे दो आप, अगर आपने कोई दूसरे वेक्टर्स ले लिए, तो मतलब कोई दूसरे पॉलिनोमियल ले लिए लाइक 2x स्क्वायर, तो हो सकता है वो सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन वो हमेशा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, लाइक कभी ना कभी तो आप कोफिशिएंट ऐसा होगा कि कोफिशिएंट तो कोई भी वैल्यू होती है, तो अगर आप 1 ले लेते हो तो वहां पर एक कंडीशन फेल हमारी सफिशिएंट होती है पूरे प्रोसेस को फेल करने के लिए। तो अगर हम एग्जैक्टली n ले लेते हैं तो वहां पर वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं होता है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास डिग्री n डिग्री पॉलिनोमियल है, तो वो n डिग्री पॉलिनोमियल है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है फॉर डिग्री लेस देन इक्वल टू n। ओके, मे बी कुछ वेक्टर्स ऐसे होंगे जहां पर अगर मैं यहाँ पर 2x स्क्वायर बोल दूं तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा मुझे x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे 1x स्क्वायर कर दिया तो ये कंडीशन फेल हो गई। ठीक, तो फॉर डिग्री लेस देन इक्वल टू n, अगर मेरी डिग्री n से छोटी है तो हमेशा वो पॉलिनोमियल स्पेस फॉर्म करेगा, हमेशा। ये एवर एवर कंडीशन हो गई। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, अभी इसी तरीके से मैट्रिक्स स्पेस भी होता है। अब मैट्रिक्स स्पेस में अभी मैंने बोला कि 3 कंडीशन चेक करनी होती है, वही मेरी 3 कंडीशन है। मैट्रिक्स स्पेस में मैट्रिक्स में हम एडिशन भी करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, मेरे पास जीरो मैट्रिक्स भी होती है। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम मैट्रिक्स स्पेस भी फॉर्म कर जाएगा कि हम मैट्रिक्स स्पेस पे आगे काम भी करते हैं। एक मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म भी करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह जब पढ़ते हैं तब। अभी इसी तरीके से मेरे पास फंक्शन स्पेस है। ठीक है, अब फंक्शन स्पेस क्या होता है? अगर मेरे पास f(x) है which is the set of all functions, ऑल फंक्शंस का एक सेट है f(x). ठीक है, तो अगर फंक्शन स्पेस पे अगर मैं इसको दो फंक्शन का ऐड करूं, दैट इज f प्लस gx, दो फंक्शन का एडिशन क्या है, which is equals to f(x) plus gx। ठीक, इसी तरीके से फंक्शन का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूं, k(f(x) which is going to be equal to k of f(x), राइट? जीरो फंक्शन कर दूं, 0x is equals to 0 where 0 belong to k। ओके, सिमिलरली अगर एक और कंडीशन चेक करनी है तो कर लो, विच इज नेगेटिव ऑफ f(x) which is equals to minus f(x). ओके, तो जो फंक्शन है वो भी मेरे वेक्टर स्पेस के सारे एक्सियोम्स सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो मेरा क्या फॉर्म कर जाता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन स्पेस। क्या बोलते हैं? फंक्शन स्पेस। तो ये जो स्पेसेस आते हैं वो समझ में आया कैसे आते हैं? आपने कभी पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल स्पेस है, कभी फंक्शन स्पेस है, कभी आर पावर एन स्पेस। अभी आप देखो, हम सबसे जो चीज पढ़ते हैं वो है स्पेस केस पावर एन। ओके, जहां पर के मैंने बोला है कोई एक आर्बिट्रेरी फील्ड है, कोई भी एक फील्ड है, या फिर आप बोल लो केस पावर एन जो है यहाँ पर वो है कोई भी सेट ऑफ ऑल एन टपल ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एन टपल ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या यहाँ पर जो केस पावर एन है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? सेट ऑफ केस पावर एन जो है वो मैंने बोला है सेट ऑफ ऑल एन टपल ऑफ एलिमेंट्स।
यही तीनों कंडीशन चेक करो कि अगर मेरे पास n टपल ऑफ एलिमेंट्स है, लाइक a1 a2 to an है, ये मेरे पास n टपल है, और मेरे पास लेट्स से दूसरा इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट ले लो, वेक्टर ले लो, विच इज b1 b2 to bn, तो क्या ये वो तीनों कंडीशन, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जीरो वेक्टर, इनके अंदर लाए करेगा या नहीं? अगर लाए करेगा तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाएगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं होगा। बताइए करेगा या नहीं? हेलो, हेलो, नो, वाई, क्यों फॉर्म नहीं करेगा, रीजन भी बताओ। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा? यहाँ पर कोई मैंने रेस्ट्रिक्शन नहीं दी है कि ये सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रेशनल्स है, कुछ भी है, मैंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है। मैंने ये बोला है कि के जो है वो एक आर्बिट्रेरी फील्ड है, जीरो पॉलिनोमियल नहीं लाई करेगा। क्यों नहीं लाई करेगा जीरो पॉलिनोमियल? देखो, इसको देख लेते हैं कि एन जो मैंने बोला है वो एक आर्बिट्रेरी फील्ड है, आर्बिट्रेरी फील्ड है। आर्बिट्रेरी फील्ड का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फील्ड है, कोई भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें n टपल ऑफ एलिमेंट्स लाई करते हैं, जो कि सेट ऑफ l टपल ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये जो मेरा है ये एक सेट है n टपल्स का, ये दूसरा सेट है n टपल्स का। तो अगर हम इस पे वेक्टर एडिशन देखें तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, गोइंग ऑन टू an प्लस bn। वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखूं, क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो पा रहा है? दैट इज k a1 टू an, दैट इज k a1 टू k an, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो पा रहा है। अभी जीरो वेक्टर का बोला किसी ने, तो जीरो वेक्टर, क्या जीरो वेक्टर जो है वो सेट ऑफ ऑल n टपल्स में नहीं आता? क्या हम सेट ऑफ जीरो वेक्टर्स ऑफ n टपल्स नहीं ले सकते? या मैं सारे वेक्टर्स की वैल्यू, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो नहीं दे सकती? या फिर उसको वैल्यूज देने के बाद इसको हम सेट ऑफ n टपल ऑफ जीरो वेक्टर्स नहीं बोलेंगे? ये जो है मेरा जीरो वेक्टर, जो कि जहां पर मेरे पास सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, ये भी तो केस पावर n में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ये क्या है, सेट ऑफ ऑल n टपल ऑफ एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का सेट, ओके। उन एलिमेंट्स में जीरो वेक्टर भी तो लाई करेगा, ठीक है। वो एलिमेंट्स उसमें जीरो भी तो होंगे, सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ना हम, कि हमने तो सारे जितने भी n टपल के एलिमेंट्स फॉर्म होंगे वो सारे ही कंसिडर कर लिए, उसमें जीरो भी होगा। यस मैम, ओके, अंडरस्टूड। सो जीरो वेक्टर भी लाई करेगा। यहाँ पर ये अभी मैं, आप नेगेटिव्स की भी प्रॉपर्टी चेक कर लो कि अगर ये मेरा n टपल का है, इसमें हम नेगेटिव्स की प्रॉपर्टी चेक करें, विच इज माइनस a1 a2 टू an, कॉमा है बीच में, विच इज इक्वल्स टू माइनस a1 माइनस a2 माइनस an, यानी कि क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड द, ये क्या हुआ, ये मेरा नेगेटिव्स आ गया वेक्टर्स का, यानी कि हर वेक्टर के लिए मेरे पास नेगेटिव्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल n टपल ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या हुआ, ये जो है वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा, और ये जो केस पावर n है ओवर द फील्ड k, ये जो है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाएगा, ओके। वेक्टर स्पेस जो है वो इस तरीके से फॉर्म होता है। अभी आज के लेक्चर सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, यस, ओके। तो अभी आज इतना ही रखते हैं, फिर कल हम देखते हैं बाकी जो वेक्टर सबस्पेस है, लीनियर सम है, स्पैनिंग सेट एक्सेट्रा, अब वो हम कल देखते हैं, ओके। मैम फंक्शन स्पेस में, मैम फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा ना मैम, वो फंक्शन स्पेस में होगा या नहीं? क्या फंक्शन स्पेस जो है, हाँ, वो तो फंक्शन पे भी ना डिपेंड करेगा कि वो स्पेस में है या नहीं। हम यहाँ पर सेट ऑफ ऑल फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना, मैंने कोई एक फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया। अच्छा, यस मैम। मैंने तो एक किसी हम यहाँ पर जनरलाइज केस लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि हम सारे सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ले लिया मैंने, उसके बाद हमने डिफाइन किया जब कि उस पे वेक्टर एडिशन भी, मतलब फंक्शंस का एडिशन भी है डिस्क्राइब होता है,
फंक्शंस का स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिस्क्राइब होता है। हम किसी दो पर्टिकुलर फंक्शंस को लेके चल ही नहीं रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो हम तो पूरे स्पेस की बात कर रहे हैं, किन्हीं दो फंक्शंस की बात थोड़ी कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ऐसी तो कई सारी कंडीशंस होंगी जहां पर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है वो 0 नहीं आता, या फिर मैट्रिक्स का सम है वो डिफाइन, मे बी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लाइक नॉन सिंगुलर केसेस हो जाते हैं, सिंगुलर केसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी अलग चीजें हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम स्पेस डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। हम किसी भी चीज का वेक्टर स्पेस कब बोलते हैं, फंक्शन स्पेस कब होता है, मैट्रिक्स स्पेस कब होता है। ठीक है, ओके मैम। ओके, एनी डाउट्स? बाकी किसी और को डाउट? नो मैम, ओके, देन फिर कल देखते हैं, तो बाकी कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, टाइम आई विल टेल यू ऑन द ग्रुप, मे बी शायद यही रहे। ओके, मैम पीडीएफ शेयर हो जाएगा क्या? हाँ, पीडीएफ? पीडीएफ किस चीज की? मैम जो अभी बनाए आप। मैंने कोई पीडीएफ नहीं बनाई है, ये वीडियो बनाई है जो कि Okay. यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, आप वहां से Okay, देख ma'am. सकते हो दोबारा। हाँ, ओके देन गाइस, कल मिलते हैं। ओके, बाय।